जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान को सामने रखकर, पाकिस्तानी कौम को सामने रखकर और पाकिस्तानी हुक्मरानों के डाकों को सामने रखकर, चोरियों डकैतियों को सामने रखकर और फिर इन सारों के हर 5 साल बाद लॉन्ड्री में धुलकर फिर से लुटने को सामने रखकर, मतलब लुटो फुटो फिर फुटो, इस सब को सामने रखकर एक शेर सुनिए। सखर का पुल जेलम का दरिया दोनों हो गए चोरी, माल गोदाम से ले गई चियूंटी गंदम की एक बोरी। ये है हमारा टोटल मुल्क का निज़ाम और निज़ाम इंसाफ कि सूरत हाल ये है। ये जीरे ब्लेड और बनारसी ठग जो हमारे ऊपर हुक्मरान हैं, इनकी हालत ये है कि सखर का पुल जेलम का दरिया दोनों हो गए चोरी, मतलब सब कुछ चोरी। लेकिन जब इंसाफ पर आती है बात, अदालतों में बात आती है, तो उस वक्त सूरत हाल ये निकलती है कि फ़ैसले ऐसे आते हैं और ऐसे केस लड़े जाते हैं और नतीजे ऐसे आते हैं कि माल गोदाम से ले गई चियूंटी गंदम की एक बोरी, कि मतलब सब कुछ फारग, चियूंटी सी वो गंदम दी बोरी लै गई है तो उनके पीछे। यानी आप एक अंदाज़ा लगाएं कि हमारी अपनी साइकी देखें। कोई हमें हमारे किसी महफिल में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी तकरीब में, किसी जनाजे में कोई जेब कतरा हमें मिल जाए, कोई चोर चोरी करता महल्ले के हाथों पकड़ा जाए, मार मार के उसका भुरकस निकाल देते हैं कि ये जेब कतरा, ये चोरी कर रहा था। लेकिन जब बड़े डकैत और बड़े चोर आते हैं तो रकू के आलम में झुककर उनके घुटने हम छूते हैं, उनके आगे, उनकी गाड़ियों के आगे भंगड़े डालते हैं। आवे आवे साडा शेर आवे, मतलब एक बारी फेर शेर का शिकारी जिए भुट्टो नारे मारते हैं। और अगर कोई छोटा बेचारा पकड़ा जाए, उसको मार मार के पुलिस बर वक्त ना पहुंचे तो जान से ही मार देते हैं। ये हैं हम। बड़ी मज़े की 2-4 चीज़ें आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले ये बताता चलूँ कि हुकूमत के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो हुकूमत को खा रहे हैं। मुस्लिम लीग के अंदर जो इख्तलाफात हैं, मुस्लिम लीग दी एंड की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रही है। पीपल्स पार्टी जो है, सब कुछ मुस्लिम लीग के सर पड़ रहा है, वो साइड पे अच्छे अच्छे ओहदे लेके बैठी है, अच्छा बच्चा बन के। तहरीके इंसाफ अपने हथियार जमा कर रही है सड़कों पे आने के लिए, और मुआशी, सियासी और दहशतगर्दी के बुरानों में मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं। हर इदारा बाशमूल अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रहा है। आइन कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज़्ज़त, इखलाकियात, असूल, मंतक, पार्लियामेंट का तकद्दुस, सब कुछ पता नहीं कहाँ है, कुछ भी नहीं। बड़ा मुश्किल वक्त है। IMF से जब हम अगली मरतबा कर्ज़ा लेने जाएंगे, ये इस मरतबा तीसरी किस्त की शराइत पूरी करके, और जब हम वो कर्ज़ा अगर हमें मिल गया वो लेके वापस आएंगे तो 25 करोड़ को लग पता जाएगा। इतनी सख्त शराइत हैं और इतना मुश्किल वक्त आने वाला है। छोटी छोटी मज़े की खबरें कि पंजाब पुलिस के 200 अफसर और एहलकार मुंशियात फरोशों से मिले हुए हैं। मेरा ख्याल है कि 200 होंगे जो नहीं मिले हुए होंगे, लेकिन बहरहाल जब सूरत हाल मुल्क की और मईशत की और लॉ एंड ऑर्डर की ये चल रही होगी तो ये कोई बड़ी खबर नहीं। ख्वाजा आसफ साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मुबैना तौर पर वो रिहाना डार से हार चुके हैं, और अगर किसी ने 2 मिनट भी उस केस को देख लिया, रिहाना डार वाले हलके को, ख्वाजा आसफ जिससे जीत के हैं, तो वो ख्वाजा आसफ साहब सीट गंवा बैठेंगे। लिहाजा वो ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि शहीद कहलाएं कि देखा मैं तो साबका इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, मुझे तो धमकियां मिल रही थी, और फिर धमकियां जब मिल रही थी, जब मैंने ये बात करनी की थी, तो उसका नतीजा तो ये निकलना था ना, मुझे हरा दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कहता है मुबैना तौर पर, हमारे एक दोस्त कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर असलम घुम्मन है जो अब MNA हैं, उस वक़्त की एजेंसी में थे, सेक्टर कमांडर थे 2008 में। उस वक्त भी मुबैना तौर पर उन्होंने ख्वाजा आसिफ को जितवाया था,
और फिर कहा जाता है कि 2018 में ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को जनरल बाजवा को फ़ोन किया था और वो हार रहे थे तो जीत गए थे। ये मुबैना कहानी मैं सुना रहा हूँ। और अब तो ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कहा जाता है कि फार्म 45 खोलें तो मुबैना तौर पर वो हारे हुए हैं। तो वो अब लड़ाई क्या लड़ रहे हैं, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को मैं असम्बली में बुलाऊंगा और फिर खुद ही बताया मुझे धमकियां मिल रही हैं, फिर खुद ही बताया कि मेरे पे प्रेशर है, फिर खुद ही बताया कि मुझे टेलीफोन कॉलें आ रही हैं। लिहाजा ताकि अगर शहीद हो, अगर MNA शिप जाए तो शहीद कहलाऊँ। ख्वाजा साहब ने फिर एक मरतबा कहा कि वो उनको बुलाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 6 जजेस का ख़त है जो उन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट को, और जिस पे खैर से यानी एक महल्ले ने की SHO की शिकायत IG साहब से, और IG साहब ने SHO को कमेटी का हेड बना दिया कि इसकी तहकीक करे। ऐसे ही काम हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि जजेस ने 6 जजेस ने ये लिखा कि ये हमारे साथ हुआ है, हम गैर महफूज हैं, हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं, हमारे दफ्तर गैर महफूज हैं, हम पे प्रेशर है, दबाव है, ये हुआ है, इस पर फुल कोर्ट बुलाया जाए, तमाम जजेस को इकट्ठा किया जाए और गाइडलाइन दी जाए कि ऐसे हालात में क्या करना है। और हम 6 मरतबा अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को बता चुके थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट में भी बता चुके थे, कुछ नहीं हुआ। उस पर उन्होंने एक यक रुकनी, मतलब एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनेगा, वो एक बंदा भी हुकूमत लाएगी, शहबाज शरीफ हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत। अब वो बंदा भी अपना, शहबाज शरीफ साहब की इंक्वायरी भी अपनी, TORs भी अपने, तहकीक भी अपनी, तफ्तीश भी अपनी, निकलना क्या है, खेत मिट्टी। तो PTI उस खत को लेके जा रही है, सड़कों पे भी आ रही है, एहतजाज भी करेगी और उस खत को पार्लियामेंट में भी लेके जाएगी, इस पर डिस्कशन की जाए। ये भी एक फजूल एक्सरसाइज है लेकिन हो जानी चाहिए। परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल में हैं, बड़ी तबीयत उनकी ख़राब है। वो नहाते हुए जेल के वाशरूम में गिर गए थे, उनकी 4 पसलियाँ टूटी थी, घुटना इफेक्ट हुआ था, रीढ़ की हड्डी इफेक्ट हुई थी, छाती सूजी थी, आँख के नीचे ज़ख्म है, चेहरे पे ज़ख्म है, माथे पे ज़ख्म है। अब सुना जा रहा है कि उनको जब पिम्स लाया गया, तबीयत ख़राब हुई तो पिम्स लाया गया, यानी अस्पताल लाया गया, वहाँ पता चला है कि उनके दाएं फेफड़े में पानी पड़ गया है और गुर्दे भी अफेक्ट हुए हैं। तो वो इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में है और तबीयत कहा जा रहा है कि संभल रही है, लेकिन तबीयत ख़राब है। और ये भी बताता चलूँ, इस अपने मेन मौजू पर आने से पहले, मेन मौजू है कि इसहाक डार साहब ने एक डिनर दिया था गैर मुल्की सफारतकारों को, और भारत उस डिनर में, भारत के सफारतकार शरीक नहीं हुए। और इससे जुड़ता हुआ कि हमारा तिजारती खसारा जो पहले ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 20-30 अरब डॉलर का खसारा है, वो मज़ीद 11 अरब डॉलर, मज़ीद 11% कम हो गया है। यानी खसारा मज़ीद 11% बढ़ गया है और तिजारत हम जो भेजते थे वो मज़ीद 11% गिर गई है। तो जरदारी साहब ने ऐवान सदर से एक नोटिफिकेशन आया है कि जरदारी साहब के लिए नोडेरो हाउस और रेस्ट हाउस लाड़काना को सदर मुमलकत की सरकारी रिहाइशगाह करार दे दिया गया। नोडेरो हाउस जो उधर है लाड़काना में, और रेस्ट हाउस लाड़काना, ये भी अब होंगे जरदारी साहब की सरकारी रिहाइशगाहें। अब इसके आगे अगले स्टेप में बिलावल हाउस कराची भी आएगा और बिलावल हाउस लाहौर भी आएगा, और ऐवान सदर तो होगा ही। तो अब आप समझ रहे होंगे तो ये छोटी खबर है, छोटी सी खबर नहीं है। जब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली या सदर मुमलकत किसी अपने प्राइवेट घर को सरकारी घर में डिक्लेयर कर दें कि ये भी उनका कैंप ऑफिस है, तो फिर उसके सारे खर्चे हम बर्दाश्त करेंगे, मतलब सरकार बर्दाश्त करेगी हमारे टैक्सों से। उसकी सारी सिक्योरिटी हम बर्दाश्त करेंगे, उसमें जो कुछ भी चाय पानी खाना पीना पे खाया पिया जाएगा वो हम बर्दाश्त करेंगे, उसकी बिजली, उसकी गैस, उसकी मेंटेनेंस सारा हम बर्दाश्त करेंगे। जैसे जाती उम्रा है, इनका महल है। अब मरियम नवाज साहबा ने उसको अब अगर अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया या नहीं किया ये अलहदा बात है, लेकिन जब वो इसको कर देंगी तो उसका सारा खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। इस तरह सदर मुमलकत साहब ने अब जो नोडेरो हाउस में जो कुछ भी हुआ, मुलाजम सरकारी, खाने सरकारी, खर्चे सरकारी, और रेस्ट हाउस लड़काना वो भी, और इसके बाद बिलावल हाउस कराची और लाहौर भी आएगा। तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल इस खबर से जोड़ के बताऊं
कि बहसीत वज़ीर आज़म, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, ये आखिरी 4 साल की बात कर रहा हूँ, बहसीत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो आखिरी उन्होंने, वरना तो 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने, ये आखिरी मरतबा की बात कर रहा हूँ जो 4 साल वो वज़ीर आज़म रहे, जिसके बाद वो नायल हुए 2017 में, 2013 से 2017 तक। बहसीत वज़ीर नवाज शरीफ के कैंप ऑफिस पर 4 अरब 31 करोड़ 83 लाख 92 हज़ार का खर्चा आया था। ये जो आज नोडेरो और लाड़काना हो गया है ना, तो ये जब एंड पे खर्चा निकलता है, बिजली, खाने पीने, रहने, मुलाजमीन, सारा, तो नवाज शरीफ साहब के कैंप ऑफिस पर 4 अरब 31 करोड़ 83 लाख 92 हज़ार का खर्चा आया। सदर आसिफ जरदारी ने 5 साल जो सदर रहे थे, अपने कैंप ऑफिस पर 3 अरब 16 करोड़ 41 लाख 18 हज़ार खर्च कर डाले। 3 अरब 16 करोड़ 41 लाख 18 हज़ार। शहबाज शरीफ के कैंप दफ्तरों का खर्चा 8 अरब 72 करोड़ 69 लाख आया था। पता है, अब पता चला खादमे अल्लाह कितना सस्ता होता है। शाहिद खान अब्बासी के कैंप ऑफिस का खर्चा 35 करोड़ में पड़ा था। इनके बारे में कहा जाता था ये तो वज़ीर आज़म हाउस में रहते ही नहीं हैं, बड़े सादा हैं, दरवेश हैं। इनके कैंप ऑफिस का खर्चा 35 करोड़, और ये मेरे ख्याल से साल एक वज़ीर आज़म रहते। वज़ीर आज़म गिलानी के 5 कैंप ऑफिस थे, लाहौर में, मुल्तान में, खर्चा 24 करोड़ 50 लाख। परवेज़ अशरफ के कैंप ऑफिस पर 3 करोड़ 22 लाख 21 हज़ार लगे। सदर ममनून हुसैन के कैंप ऑफिस का खर्चा आया 30 करोड़ 3 लाख। तो ये कैंप ऑफिस, ये छोटी खबर नहीं है। सदर वज़ीर आज़म जब एक अपने रजाती घर को कैंप ऑफिस में बदल देता है या सरकारी रिहायशगाह में बदल जाता है, तो फिर उसके सारे खर्चे सरकारी हो जाते हैं। तो सदर जरदारी साहब ने लड़काना से इब्तदा कर दी है। और अब आ जाएं कि इसहाक डार साहब ने, जो हमारी खारजा अमूर की तबाह बर्बादी फेरने के लिए वज़ीर खारजा बन के बैठे हैं, उन्होंने इफ्तार डिनर दिया और इंडियन सफारतकार नहीं आए। ये सफारती आदाब के ख़िलाफ़ है। लेकिन इंडिया ज़ाहिर है अब वो एक जाइंट बन गया है और हम भिखारी हो गए हैं, तो अब हमारी क्या वैल्यू उसकी नज़र। और साथ मैंने ये भी बताया था कि हमारा तिजारती खसारा मज़ीद 11% बढ़ गया है। तो अब इस दोनों ख़बरों को ज़हन में रख के सोचिए कि अब हमने कहा है कि भारत से हम तिजारत करना चाहते हैं, भारत ने इनकार कर दिया। 5 साल पहले जब आज़ाद कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की मोदी ने, तो हमने तिजारत ख़त्म कर दी भारत से। अब ये फ़ैसला ठीक है या गलत है, मैं इस बारे में आप पे छोड़ता हूँ। क्यों? दुनिया में कभी भी तिजारत ख़त्म नहीं हुई, हालात जितने भी ख़राब हों। चीन और ताइवान दोनों में बहुत सर्द जंग है। चीन समझता है ताइवान हमारा है, ताइवान समझता है कि नहीं, हम एक अलहदा मुल्क हैं। चीन और ताइवान में तिजारत मुसलसल कायम है, इतने बुरे हालात के बावजूद। और 2022 के अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि चीन के साथ ताइवान की तिजारत, ताइवान की कुल तिजारत का 23 यानी 23% था। इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी उनकी तिजारत जारी है, हर इख्तलाफात होने के बावजूद। भारत चीन दुश्मनी किससे ढकी छुपी है? सरहदों पे रोज़ लड़ाई होती है। लेकिन 2022 में हमें पता चला कि भारत और चीन 136 अरब डॉलर की तिजारत आपस में कर रहे हैं। लड़ाई भी जारी है, कशीदगी भी जारी है, तिजारत भी जारी है। अमेरिका चीन दुश्मनी किसको नहीं पता, दोनों में सर्द जंग है। और अमेरिका चीन के पीछे पड़ा हुआ है कि कहीं ये मेरा नंबर ना ले ले, नंबर 1 ना बन जाए, आलमी चौधरी ना बन जाए। इस दुश्मनी के बावजूद 2022 में पता चला कि 690 अरब डॉलर की दोनों में तिजारत हो रही थी। और आइए आगे, तुर्की, तैयब उर्रदवान को हम ऐसे बिठाते हैं कि आलम इस्लाम का बतले जलील, सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियाँ उधर तुर्की में होती। कोई बोल कर तो दिखाए तुर्की में, सबसे ज़्यादा साफ़ी अंदर, सबसे ज़्यादा सियासी मुखालिफ अंदर, लेकिन हमने उसको चढ़ाया। वो 2-4 तकरीरें ठोकता है, हम उसको सर पे चढ़ा लेते हैं। तुर्की हमारा भाई है, इसमें कोई शक नहीं, मुश्किल वक्त में साथी। लेकिन तैयब उर्रदवान का पूरा देखें ना, पूरी शख्सियत, तो अच्छा, तुर्की जो इस वक्त आलम इस्लाम का लीडर बना हुआ है और इसराइल पे बड़ी बमबारी करता है कि जी वो फ़लस्तीनियों को मार रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है। तुर्की और इसराइल की इस वक्त तिजारत 7 अरब डॉलर है। आप अंदाज़ा लगा लें, हम भारत से बंद करके बैठे हैं। और भारत जो है वो कहाँ पहुँच गया, इसकी एक छोटी सी झलक दिखाऊँ। 630 अरब डॉलर के करीब भारत का ज़र मुबादला है। और भारत दुनिया की सबसे पसंदीदा तिजारत की जगह बन गया है। IT देख लें, भारतीय हर तरफ छाए हुए,
सॉफ्टवेयर कंपनियों में भारतीय छाए हुए हैं, सफारतकारी में भारतीय छाए हुए हैं, ये बरतानिया का वज़ीर आज़म भारतीय, अमेरिका की नायब सदर भारतीय, और पता नहीं क्या क्या। मुंबई जो है, सुन लीजिए, एक छोटी सी झलक बता रहा, मुंबई एशिया का नया अरबपति मरकज़ बन गया है। नंबर 1 पे मुंबई है अरबपतियों में, अरबपति रुपयों में नहीं, डॉलरों में, यानी 1 अरब डॉलर जिसके पास होगा वो इस लिस्ट में आएगा। तो मुंबई एशिया में नंबर 1 पर है और वैसे दुनिया में नंबर 3 पर है। दुनिया में जो किसी शहर में सबसे ज़्यादा डॉलरों में अरबपति रहते हैं, न्यूयॉर्क में 119 अरबपति रहते हैं, लंदन में 97, मुंबई में 92 और बीजिंग में 91। बीजिंग से मुंबई आगे निकल गया है और पहली बार मुंबई बीजिंग से आगे निकला है। और जिस मुंबई में ज़ाहिर है मुकेश अंबानी, जिसके बेटे की शादी आप देख देख के उसके क्लिप खुश हो रहे थे कि बेटे को देखते थे कितना मोटा है, बीवी को देखते थे कितनी प्यारी है, और दौलत को देखते थे कि साथ तीनों खान, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान नाच रहे थे। बाकी अमिताभ बच्चन वगैरह मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। और जो हमारी हसीनाएँ, प्रीति जिंटा, तो कतरीना कैफ, तो करीना कपूर, जिनके लिए हम आएँ भरते हैं, वो वहाँ खिदमतें कर रही थी मेहमानों की। बिल गेट्स साहब वहाँ पहुँचे हुए थे। फेसबुक के बानी जो थे वो मुकेश अंबानी के बेटे की घड़ी, उसकी बीवी घड़ी देख देख के हैरान हो रही थी कि 35 करोड़ की घड़ी, और वो मोटू, वो पूरी दुनिया का तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। और अगर हमारी तरफ ऐसी शादी होती तो अब तक नैब का छापा पड़ चुका होता है, FBI के नोटिस जा चुके होते, और हमारे जो सियासी माफियाज़ हैं वो कई मरतबा उससे पैसे ले चुके होते। और लेकिन वहाँ उन शादी की, और तीनों खानों को नाचते देखकर मुझे पहली मरतबा पता चला कि खान एक ही है और वो हमारे पास है। खैर, तो दिल्ली जो है, नई दिल्ली, वो पहली बार अरबपतियों की तादाद के हवाले से टॉप 10 दुनिया के शहरों में आया है। अब ये भी सुनते जाइए कि दुनिया में 3279 अरबपति हैं टोटल। ये डॉलरों में अरबपति कह रहा हूँ, जिनकी 1 अरब डॉलर जिसके पास अपनी हो वो इस फहरिस्त में आ सकता है। पिछले साल इनमें 167 और अरबपति शामिल हुए। सबसे ज़्यादा अरबपति चीन में हैं, हालांकि चीन में अरबपतियों की तादाद कम हुई, लेकिन अब भी वो नंबर 1 पर है, 814। अमेरिका में 800 अरबपति हैं। भारत 271 अरबपतियों के साथ तीसरे नंबर पर है, और 84 नए अरबपति डॉलरों में भारत में और शामिल हुए हैं, तो वो तीसरे नंबर पर आ गया है। मुंबई दुनिया में तीसरे नंबर पर शहर अरबपतियों में, भारत दुनिया में मुल्कों में तीसरे नंबर पर अरबपतियों में, दिल्ली टॉप 10 में, और हम घुघू घोड़े आटे की लाइनों में लगे हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद।